अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ नावल। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एलिमेंट्स होते क्या है। एलिमेंट का मतलब ये है कि नावल की जो स्टोरी है या ओवरऑल जो नावल है वो किन किन एलिमेंट पर कंपोज हुआ है। इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक नावल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करती है, या एक नावल को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है प्लॉट, फिर सेटिंग, फिर पॉइंट ऑफ व्यूज़, फिर कैरेक्टर एंड लास्ट वन इज़ थीम्स। अच्छा, सबसे पहले हम प्लॉट डिस्कस करेंगे कि प्लॉट क्या होता है और हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए नावल। अच्छा, सो प्लॉट डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्शंस कॉन्शियसली सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड बाय द ऑथर। अच्छा, इस डिफिनीशन के मुताबिक प्लॉट वो चीज़ होती है ना जिसमें एक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं और वो कॉन्शियसली एक सोचे समझे तरीके से जो आतर है ना उसने अरेंज किए होते हैं। अब इंटर रिलेटेड का मतलब ये है ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब पहले एक एक्शन आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर उसके बाद तीसरा एक्शन आएगा। इस तरह नहीं होगा कि जस्ट आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टार्ट 1 से कर ले, जंप 5 तक कर ले, फिर वापस आए 2 पर। तो इस तरह ये नहीं होता। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना नावल का, उसमें ये एक इंटर रिलेटेड एक्शन होते हैं ना जो कि कॉन्शियसली अरेंज होते हैं। आतर उसको कॉन्शियसली अरेंज करता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ काज एंड इफेक्ट। अच्छा, काज एंड इफेक्ट का मतलब ये है ना कि जो अक्सर लोग प्लॉट और स्टोरी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि प्लॉट और स्टोरी में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है कि प्लॉट में काज एंड इफेक्ट होगा। जब कोई चीज़ होने जा रही है ना तो उसकी एक प्रॉपर वजह होगी, काज होगी, और उसका इफ़ेक्ट भी होगा बाद में। और इसके अगेंस्ट अगर आप स्टोरी को देख ले तो वहाँ पर ये काज एंड इफ़ेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वगर ना प्लॉट और स्टोरी में इस तरह कोई सच डिफरेंस नहीं होता। स्टोरी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर प्लॉट भी आता है, लेकिन प्लॉट में काज एंड इफ़ेक्ट का जो प्रिंसिपल है ना वो ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, प्लॉट और स्टोरी में डिफरेंस वाज़ेह करने के लिए एक सेंटेंस है जो कि एम फोस्टर ने लिखा है। उसके ज़रिए आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि प्लॉट और स्टोरी में क्या डिफरेंस है। तो उसने लिखा है कि द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड। तो ये हो गया है स्टोरी। मतलब आपको पता चल गया कि किंग भी मर गए और क्वीन भी मर गई, लेकिन यहाँ पर कोई काज एंड इफेक्ट नहीं है, शो नहीं हुआ है। दूसरा जो सेंटेंस है वो उसने लिखा है कि द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड बिकॉज ऑफ ग्रीफ। क्योंकि किंग मर गए उसके बाद क्वीन मर गई। क्वीन क्यों मर गई? क्योंकि वो अपने किंग की मौत की वजह से, उसके गम की वजह से मर गई। तो ये एक कॉज एंड इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो शो हुआ है। तो ये हो गया है प्लॉट। अच्छा, प्लॉट को हम फर्दर 5 पार्ट में तकसीम करते हैं। वो है एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन में ये होता है कि जो सेटिंग है वो इंट्रोड्यूस की जाती है और कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि मतलब ये कैरेक्टर ये है, इस कैरेक्टर का इस कैरेक्टर के साथ ये रिलेशन है, ये सन है, ये डॉटर है, ये वाइफ है। और हमें सेटिंग के बारे में बता दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेटिंग इसकी जो है ना वो लंदन सिटी है, या टाइम या सीज़न जो है वो विंटर है। इस तरह की ये हमें एक्सपोजिशन में बताया जाता है। फिर राइजिंग एक्शन होते हैं। राइजिंग एक्शन में ये होता है कि कन्फ्लिक्ट जो होता है, वो टेंशन जो होती है वो बिल्ड होती है। बाज़ लोग कन्फ्लिक्ट को एक एलिमेंट्स ऑफ नावल भी समझते हैं, लेकिन बाज़ लोग क्रिटिक इसको पार्ट ऑफ प्लॉट समझते हैं। कन्फ्लिक्ट का ये होता है ना कि जो मसला होता है टू पार्टीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्लिक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि मैन वर्सेस मैन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी दूसरी आदमी के साथ, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट का कोई कन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन वर्सेस नेचर, इंसान का नेचर के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैन वर्सेस सिस्टम, कोई इंसान एक सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, या मैन वर्सेस हिमसेल्फ,
अपने आप के अंदर इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट होता है वो उससे लड़ रहा है। तो इसके साथ राइजिंग एक्शन में हमें वो टेंशन जो हमें नज़र आता है कि वो बिल्ड हो रहा है। इसके बाद क्लाइमेक्स होता है। क्लाइमेक्स आपको पता भी होगा कि द टर्निंग पॉइंट, यहाँ पर जो बोथ पार्टीज़ हैं ना वो कन्फ्लिक्ट के बारे में जान जाती है कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों है, किस वजह से है और किस किस के दरमियान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्टी नंबर 1 जानती है कि ये कन्फ्लिक्ट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कन्फ्लिक्ट ये है कि मार्क्सिज्म पर कोई स्टोरी बन रही है, तो वहाँ पर एक पार्टी जानती है लेकिन दूसरी पार्टी नहीं जानती, लेकिन जब क्लाइमेक्स आ जाता है प्लॉट का तो वहाँ पर उन सबको पता चल जाता है कन्फ्लिक्ट का। और इसके बाद फॉलिंग एक्शन होता है। फॉलिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि ये क्लाइमेक्स के बाद आते हैं और यहाँ पर जो एक डिसीजन या जो फैसला या जो आर्गुमेंट है वो हो जाती है और इसके बाद फैसला हो जाता है और ये जो प्लॉट है ना, ये जो स्टोरी, ये अपनी एंडिंग की तरफ होती है। जब फायरिंग एक्शन मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद रिजोल्यूशन आते हैं। रिजोल्यूशन में मतलब एंडिंग ऑफ द प्लॉट या स्टोरी ऑफ नावल। अच्छा, ये तो हो गया प्लॉट। इसके बाद जो एलिमेंट है नावल का वो है सेटिंग। सेटिंग का मतलब यही कि द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। बैकग्राउंड या वो इलाका या वो बैकग्राउंड जहाँ पर स्टोरी वाक़या होती है। अब सेटिंग को हम फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें प्लेस है, टाइम है, क्लाइमेट है एंड लाइफस्टाइल है। बट इन दोनों में जो प्लेस और टाइम है ना, ये पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेस में हमें जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, सिटी एरिया है, अर्बन एरिया है, किस तरह का इलाका है। अच्छा, अब प्लेस या जो सेटिंग होती है ना, प्लेस, ये एक नावल में एक से ज़्यादा भी होती है। अक्सर एक से ज़्यादा प्लेसेस होती है क्योंकि नावल की जो स्टोरी है ना या प्लॉट है, ये बहुत जो स्टोरी होती है ना वो कॉम्प्लेक्स होती है। इसी वजह से मोर देन वन प्लेस भी होता है नावल में। और शॉर्ट स्टोरी में इसके बरअक्स सेटिंग जो होती है ना, वो शॉर्ट स्टोरी में वो एक ही सेटिंग होती है। और हमें मतलब कंट्री या ये मतलब ये प्लेस जो है ना, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉडर्न प्लेस है, किस तरह का प्लेस है, या अननोन लोकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर साइंस फिक्शन का है, ये फ्यूचर के बारे में है या पास्ट के बारे में है। अच्छा, इसके बाद होता है टाइम। टाइम में हमें पीरियड ऑफ हिस्ट्री बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नावल बन रहा है मॉडर्निज़म का, तो वो कौन से पीरियड में होगा। फॉर एग्जांपल 1900 से लेकर 1940 तक होगा, वर्ल्ड वार 1 की सिचुएशन होंगे उसमें, या ये विक्टोरियन पीरियड का होगा। इस तरह लॉन्गर टाइम पीरियड देन शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरी का जो टाइम पीरियड होता है ना वो बहुत मुख्तसर होता है क्योंकि हम शॉर्ट स्टोरी की जो स्टोरी होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। और इसके बरअक्स नावल की जो स्टोरी होती है ना वो बहुत लंबी होती है और इसका टाइम पीरियड फॉर एग्ज़ाम्पल सालों, दिन और महीनों से लेकर सालों तक चलता है। इस टाइम में हमें सीज़न का भी बताया जाता है, मंथ्स का भी बताया जाता है। फॉर एग्जांपल कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा सीज़न है, समर है, विंटर है, ऑटम है, वगैरह वगैरह। इसके बाद क्लाइमेट और वेदर, ये इन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता सेटिंग में, लेकिन बहरहाल ये भी इसको भी हमें शुमार करना चाहिए। अच्छा, क्लाइमेट और वेदर का है कि फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट में बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब नावल स्टार्ट होता है ना, तो फॉर एग्जांपल नावल जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्टॉर्म है, आंधी है, रेनिंग हो रहा है, किस तरह रेन हो रही है, क्या हो रहा है, ये होता है क्लाइमेट इन वेदर। और इसके बाद लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब जो कैरेक्टर है ना उनके लाइफस्टाइल किस तरह है, वो अपर क्लास से है, लोअर क्लास से है, पुअर है, रिच है, वो मतलब फार्मर है, क्लर्जी पीपल है, या कोर्ट वाले हैं, नाइट्स है, फौजी है। इस तरह ये लाइफस्टाइल भी हमें सेटिंग में बता दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मीन द आथर्स चॉइस ऑफ नरेटर और स्पीकर। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि आथर किस तरह से अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है। आथर चॉइस ऑफ नरेटर, आथर किस को नरेटर बना रहा है अपने नॉवल का, अपने स्टोरी का। तो फॉर एग्जांपल
अब पॉइंट ऑफ व्यू को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, प्रोनाउन एंड जॉनर कैन बी क्लूज व्हेन आइडेंटिफाइंग आथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं ना स्टोरी में या नावल में, तो उसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि नावल ऑथर ने यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल किया है। फर्स्ट, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के 3 टाइप्स है, जिनमें फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम वो फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ होता है। सेकंड पर्सन बहुत ही रेयर केस है, और ये कभी कभार जो पोइट्री है ना उसमें यूज़ हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है कि अ करेक्टर विद इन द स्टोरी रिकाउंट्स और टेल हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस और इम्प्रेशन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है ना कि जब नावल में जो कैरेक्टर होते हैं ना, उन्हीं में से एक कैरेक्टर अपने एक्सपीरियंस और अपने जो इम्प्रेशन है वो हमें बताता है, और ये कैरेक्टर स्टोरी के अंदर ही होता है और हमें अपने एक्सपीरियंस बताता है। लेट्स द रीडर नो ओनली व्हाट द कैरेक्टर नोज। और यहाँ पर हमें सिर्फ वही बता दिया जाता है रीडर को जो ये कैरेक्टर जानता है। सिर्फ वही सरफेस डिटेल हमें बताई जाती है जो ये कैरेक्टर अबाउट द स्टोरी, अबाउट द अदर कैरेक्टर जानता है। और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो है आई, मी एंड वी एंड आवर। यही प्रोनाउन जब यूज़ होंगे नावल की स्टोरी में हमें बताएंगे, तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो सेकंड पर्सन इट इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट, मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। द स्टोरी और द पीस ऑफ लिटरेचर इज़ इन फॉर्म ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। तो यहाँ पर यू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप मतलब आपको मुखातिब करके आपको बताया जाता है, फॉर एग्जांपल यू वाज देयर एंड यू विल बी डूइंग दिस वगैरह वगैरह। अनकॉमन इन रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अनकॉमन होता है। पोइट्री इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन, मतलब पोइट्री में कभी कभार ये यूज़ होता है कि आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं थ्रू लिटरेचर, पोइट्री में या वगैरह में, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। और यहाँ पर प्रोनाउन जो यूज़ होते हैं वो है यू एंड योर्स। इसके बाद थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें सबसे पहले है थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि द नरेटर रिमेन्स डिटेच्ड ऑब्जर्वर। जो नरेटर होता है, जो स्टोरी बताने वाला होता है, बयान करने वाला होता है, वो एक डिटेच ऑब्जर्वर होता है। अब डिटेच ऑब्जर्वर का मतलब ये है ना कि वो उसका नावल से कोई लेना देना नहीं होता, वो नावल के कैरेक्टर्स का कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो एक ऑब्जर्वर होता है, वो देखता है चीज़ों को। टिल ओनली द स्टोरी एक्शन एंड डायलॉग। वो हमें एक्शन बताता है कि ये यहाँ पर ये हो रहा है, डायलॉग बताता है, और ये हमें सिर्फ सरफेस डिटेल बताता है कि क्या कुछ हो रहा है। रीडर ओनली नोज वट इज सीन एंड हर्ड, नोट वट कैरेक्टर थिंक और फील। रीडर को बस यही बताया जाता है कि जो मतलब आप दिखा रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं वही रीडर को पता होता है। इसके अलावा रीडर को पता नहीं होता कि एक कैरेक्टर क्या फील करता है, वो क्या सोचता है, ये रीडर को पता नहीं होता। और यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो ही, शी, एट एंड दे यूज़ होते हैं। इसके बाद थर्ड पर्सन लिमिटेड omniscient। थर्ड पर्सन लिमिटेड omniscient, द नरेटर टेल्स द स्टोरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वन कैरेक्टर एंड द स्टोरी। तो यहाँ पर जो नरेटर होता है ना, वो भी एक ऑब्जर्वर होता है, लेकिन वो ऑब्जर्वर फुली कंप्लीटली डिटेच नहीं होता। वो स्टोरी के अंदर जो एक कैरेक्टर होता है ना, उसके पर्सपेक्टिव से हमें स्टोरी बताता है। और इसमें लेट्स द कैरेक्टर नो व्हाट द वन कैरेक्टर नो। और हमें सरफेस डिटेल भी बताई जाती है कि मतलब इलाका किस तरह है, कैरेक्टर किस तरह है, लेकिन वो जो एक कैरेक्टर होता है जिसकी व्यू पॉइंट से नरेटर हमें बताता है, तो हम उस कैरेक्टर के थिंकिंग, फीलिंग एंड हर एक चीज़ हमें उनका उस कैरेक्टर का पता होता है, सिर्फ उस वन कैरेक्टर का।
तो यहाँ पर भी जो पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन वो है ही, शी, इट एंड दे। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा के लिए ही, शी, इट इस्तेमाल होंगे। इसके बाद जो लास्ट है ना वो थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट है। थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट को हम ये भी कह सकते कि ये एक गॉड आई व्यू पॉइंट होता है। गॉड आई व्यू पॉइंट का मतलब कि गॉड को हर एक चीज़ का पता होता है कि जो कुछ हो रहा है सरफेस पर, जो कुछ इंसान के जहन में हो रहा है, इंसान कैरेक्टर की फीलिंग, कैरेक्टर की थिंकिंग प्रोसेस, जो कुछ भी है वो हमें पता होता है। इवन दो कैरेक्टर को पता भी नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रामेटिक आयरनी की मिसाल ले ले तो कैरेक्टर को पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन रीडर को पता होता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। अगर आप ओडिपस रेक्स की एग्जांपल ले लें, द नरेटर हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज एंड कैन डिस्क्राइब एवरी कैरेक्टर्स थॉट्स एंड इंटरप्रेट देयर बिहेवियर। मतलब जो नरेटर हो ना उसके साथ अनलिमिटेड नॉलेज होता है और वो इवन दो कैरेक्टर की थिंकिंग प्रोसेस, उसके थॉट को भी डिस्क्राइब करता है और उसकी बिहेवियर को भी बताता है। कैरेक्टर को खुद भी नहीं पता होता और रीडर को पता होता है। लेट्स द रीडर नोज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर, और यही कि रीडर को कैरेक्टर के बारे में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू में। और वंस अगेन यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो है ही, शी, इट एंड दे। अच्छा, इसके बाद जो एलिमेंट ऑफ नावल है ना स्टोरी का वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एनी पर्सन, एनिमल आर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन अ लिटरेरी वर्क। जो कैरेक्टर होता है ना इसके ज़रिए ही हमें आतर अपनी स्टोरी या एक्शन या डायलॉग डिलीवर करता है। ये एक इंसान भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ये कोई और एंटिटी या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब कैरेक्टर को हम मतलब इसकी डिवीजन तो हुई नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि द पर्सन एंड द वर्क ऑफ फिक्शन। एक तो ये कि जो पर्सन होता है लिटरेरी वर्क में या फिक्शन में एक कैरेक्टर वो होता है, और दूसरा उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस तरह है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लंबा है, वो हीरो है, वो प्रोटैगनिस्ट है, ये दूसरी टाइप है। अच्छा, सो द पर्सन एंड द वर्क ऑफ फिक्शन। अच्छा, इसमें कैरेक्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मेजर कैरेक्टर एंड माइनर कैरेक्टर। मेजर कैरेक्टर वो होते हैं ना जो सेंट्रल टू द मेन प्लॉट एंड स्टोरी कन्फ्लिक्ट होते हैं। सेंट्रल मीन अगर स्टोरी में जो भी इवेंट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है या मेन प्लॉट का जो मेन इवेंट होता है उसमें ये मेजर कैरेक्टर लाजमी होंगे। और इसके बाद जो माइनर कैरेक्टर है वो ओनली सपोर्ट द मेजर कैरेक्टर। इनका ये जो कन्फ्लिक्ट है या मेन इवेंट्स ऑफ प्लॉट है इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर मेजर कैरेक्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसमें प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट वन कैरेक्टर सेंट्रल टू द प्लॉट, कन्फ्लिक्ट एंड मेन इवेंट्स, हीरो और हीरोइन। वो कैरेक्टर होता है ना जो सेंट्रल टू द प्लॉट होता है, मतलब सारी स्टोरी उसी के गिर्द घूमती रहती है, उस एक कैरेक्टर की। जहाँ पर भी मेन इवेंट होते हैं, सेंट्रल आइडिया होता है या मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पर एक कैरेक्टर ज़रूर मौजूद होगा। ये मेजर कैरेक्टर होता है। और इसके बाद एंटागोनिस्ट द कैरेक्टर इन अपोजिशन टू द मेन कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो हर कन्फ्लिक्ट मेन इवेंट में मौजूद हो लेकिन उसके खुसूसियात अगेंस्ट या अपोजिशन अपोज करते हैं प्रोटैगनिस्ट के। प्रोटैगनिस्ट फॉर एग्जांपल हीरो होता है और ये एंटागोनिस्ट ये विलन होता है। इसके अलावा मेजर कैरेक्टर में नॉर्मल कैरेक्टर भी आते हैं, लेकिन बेसिकली हम इन दो में डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने वो किया था ना कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन आर कैरेक्टर, तो उसमें जो होता है ना वो हमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि वो रियल हो, ताकि रीडर को ये फील हो कि ये कैरेक्टर फ्रॉम रियल वर्ल्ड बिलोंग करते हैं। इवन दो वो फिक्शन होंगे लेकिन वो रियल होंगे। और ये आर्टर किस तरह से करते हैं, ये आर्टर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन होती है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का मतलब है कि आर्टर रिवील्स अ कैरेक्टर इन सेवरल वेज। कैरेक्टर को आर्टर मुख्तलिफ तरीक़ों से रिवील करता है, या तो वो डायरेक्टली रिवील करता है या वो इम्पेंडेंट। डायरेक्टली का मतलब ये है कि वो हमें बताता है कि कैरेक्टर की हाइट इतनी है, उनकी एजुकेशन इतनी है,
करेक्टर इस तरह चलता है, करेक्टर ये ड्रेस पसंद है, ये खाना वगैरह, ये हमें चीज़ें बताई जाती है, या वो फिर हमें इशारों में बताता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल अपीयरेंस के ज़रिए से, थिंक फील्स एंड ड्रीम्स, तो उसके थॉट प्रोसेस से, उसकी फीलिंग से, उसके ड्रीम से हमें पता चलता है वो क्या करता है और क्या नहीं करता, उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इसके ज़रिए से हमें करेक्टर के बारे में इल्म होता है। व्हाट अदर सेज अबाउट हिम और हर, फॉर एग्जांपल एक करेक्टर के बारे में दूसरे करेक्टर भी बात करेंगे, तो इससे भी हमें करेक्टर के करेक्टरिस्टिक पता चल जाते हैं। अब इसकी बुनियाद पर हम कैरेक्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो है डायनामिक करेक्टर, फिर होता है राउंड करेक्टर, एंड लास्ट वन होता है स्टैटिक करेक्टर। डायनामिक करेक्टर वो होते हैं मैनी साइडेड पर्सनैलिटीज दैट चेंज फॉर बेटर और वर्स बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। इसका मतलब ये है कि जो डायनामिक करेक्टर होता है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो मैनी साइडेड होती है एंड कॉम्प्लेक्स होती है, बट एट द एंड ये स्टार्ट से लेकर एंड तक ये चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं होता। और ये चेंज होकर या तो ये अगर अच्छा है तो या तो ये मतलब टर्न इनटू अ बैड एंड इवल, या अगर ये इवल है तो ये टर्न इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग या गुड कैरेक्टर, या तो ये अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। इसी वजह से इन्हें डायनामिक कैरेक्टर कहते हैं। राउंड कैरेक्टर यह होता है कि मैनी साइडेड एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। राउंड कैरेक्टर भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, मैनी साइडेड पर्सनैलिटीज़ भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एट द एंड चेंज हो, ये इसी तरह ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ अ राउंड कैरेक्टर, क्योंकि वो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन वो एट द एंड एक एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं होगा। जिस तरह डायनामिक कैरेक्टर एट द एंड चेंज होगा, इस तरह राउंड कैरेक्टर नहीं होगा। और इन दोनों के अगेंस्ट जो होता है वो स्टैटिक कैरेक्टर, 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक नेवर चेंज। स्टैटिक कैरेक्टर की मतलब पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, उसके एक ही या दो खुसूसियात होते हैं और ये चेंज नहीं होता। जिस तरह स्टार्ट में होता है इस तरह एंड में भी होता है। अच्छा, अब लास्ट जो एलिमेंट है वो है थीम। तो थीम हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया इन द स्टोरी और नॉवल। नॉवल या स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो मैसेज होता है, जो हमें एक आथर इंटेंडेड करता है कि वो डिलीवर करे, तो ये सेंट्रल आइडिया या जो थीम है ना, ये या तो ह्यूमन नेचर के बारे में होगा, या लाइफ के बारे में होगा, या थ्रू आउट यूनिवर्स और इसमें जो सिस्टम है उसके बारे में होगा। इट इज़ द आथर मैसेज एंड वाई द आथर रोड द स्टोरी और नॉवल। ये आथर का मैसेज होता है और इसी ही मैसेज की वजह से आथर ने ये पूरी स्टोरी, ये पूरा नॉवल है ना, ये लिखा होता है। अब फेबल्स की थीम जो होती है ना, वो मॉरल होती है। फेबल मीन शॉर्ट स्टोरी जो होती है, उनका थीम जैसे इसको हम मॉरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल थर्स्टी क्रो का देख लेना कि नेवर गिव अप, इस तरह फॉर एग्जांपल। और जो शॉर्ट स्टोरी है उनका जो हम मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फॉर एग्जांपल नेवर गिव अप, या स्लो एंड स्टेडी विन, वो जो टर्टोइस और हेयर का जो रेस होता है। इसके बाद पैराबल्स होते हैं। पैराबल्स का मतलब भी, पैराबल्स की थीम जो होती है उसे टीचिंग कहते हैं। अब पैराबल्स और फेबल में डिफरेंस है कि फेबल्स में जो होते हैं ना, इसमें कैरेक्टर एनिमेटेड होते हैं, मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं, और फेबल्स में जो होते हैं यहाँ पर कैरेक्टर ह्यूमन होते हैं। और इसके बाद थीम ऑफ पीस ऑफ फिक्शन, उसे मतलब व्यू अबाउट लाइफ बिहेवियर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉवल या ड्रामा का जो थीम देख ले, तो उसमें मतलब आपको लाइफ नज़र आएगा, लाइफ के बारे में नज़र आएगा, या इंसान के नेचर के बारे में आपको पता नज़र आएगा, या फॉर एग्जांपल किसी और जो दुनिया में सिस्टम प्रिवेल करते हैं, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, या मेट्रियोर्की पेट्रियोर्की, ये सिस्टम, इनके बारे में आपको एक मैसेज दिया होगा अदर ने। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।